Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute and I am your educator Dr. Pallavi Gulati. So आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं that is named as electrophoresis, a very common topic जो labs में बहुत frequently use होता है and it's a very hot topic for the UGC JRF exam. तो सबसे पहले हम समझते हैं the term electrophoresis. electrophoresis का term का meaning क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली अगर हम इसको बाइफरफिकेट करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स. इलेक्ट्रो वेरी ऑब्वियस पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड फोरेसिस मतलब टू मूव अक्रॉस. तो ये टॉपिक नाम से हमें बताता है कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं. हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम इसमें सेपरेशन करने वाले हैं. अब सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एक बेसिक फिजिक्स का जो रूल हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट और टू रिजॉल्व चार्ज मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे टर्म हमें बता रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि वी नो पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो चार्ज के बेसिस पर जब भी हमें किसी बायो मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना है तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल, इस बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या आ सकता है. इस बायोमॉलिक्यूल में डीएनए आ सकता है, आरएनए आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, पेप्टाइड आ सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं. तो इन सब कंपोनेंट्स का हम सेपरेशन करेंगे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले हम इसमें देखेंगे जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी, विच स्टेट्स दैट एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्यू ई. QE जब इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स इलेक्ट्रिकल किस पे डिपेंड करता है? Q मतलब कि चार्ज एंड E मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट. तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो उस मॉलिक्यूल के चार्ज पर डिपेंड करेगा, कितना उसमें चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. लेकिन अगर कोई भी चीज़ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रही है तो एक बहुत कॉमन फोर्स है जो सब फोर्सेस को अपोज करता है, जो कि होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स. अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन रेजिस्ट करेगा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है VF, जहाँ पे V स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ माइग्रेशन एंड F स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कोएफिशिएंट, F स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट. अब जब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स अप्लाई कर रही है जिसमें F इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है और दूसरा फोर्स फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. मतलब कि जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वहीं से उतना ऑपोजिट और रिएक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट F इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू F फ्रिक्शनल. सो देयरबाय F इलेक्ट्रिकल यानी कि QE इज इक्वल टू VF. अब QE इज इक्वल टू VF हम देखें तो वी कैन से दैट अगर हम V को यहाँ डिवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पर लेकर जाए V डिवाइडेड बाय E और Q डिवाइडेड बाय F, तो ये हमारा एक टर्म बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने चार्ज मॉलिक्यूल को मूव या माइग्रेट कराते हैं तो उसका माइग्रेशन हम मेजर करते हैं किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के टर्म्स में, म्यू के टर्म्स में. तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एज दिस फॉर्मूला सेज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. मतलब कि जितना हमारा चार्ज ज़्यादा है उतना हमारा माइग्रेशन या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक मैकेनिज्म होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए, आरएनए, इस टाइप का सेटअप होता है हमारे पास और हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की.
तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक जेल होती है जिस पर हम सैंपल्स को लोड कर देते हैं। डीएनए होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पोल कनेक्टेड होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो डीएनए जो कि नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रोन टू माइग्रेट टू द पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जेल, एगरोस जेल। वैसे एगरोस जेल इज़ मेड अप ऑफ अगार, अगार जो कि सीवीड में मिलता है, जो हम लैब में बैक्टीरिया मीडियम के बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो अगार बेसिकली इज़ अ लीनियर पॉलीसैकेराइड जो एग्रोबायोस का बनता है। एंड एग्रोबायोस हैव ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोज। तो हमारी ये एग्रोस की जेल होती है विच लुक्स लाइक दिस। अब एग्रोस की जेल में हम डीएनए भी सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली एग्रोस जेल में लैब्स में डीएनए को सेपरेट किया जाता है क्योंकि इसका जो पोर साइज है वो प्रोटीन के लिए प्रोटीन के साथ उसके कंसिस्टेंट नहीं होता, तो जनरली हम उसको डीएनए के सेपरेशन में यूज़ करते हैं। तो एग्रोस में हम पहले हमारी जेल बनती है जो एग्रोस की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और आयंस के लिए उसमें बफर डाला जाता है TAE एंड TBE। ये मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे सेपरेशन किसके बेस पर होता है, सेपरेशन होता है साइज के बेस पे, शेप के बेस पे, चार्ज के बेस पे। अब जैसे हमारा डीएनए सेपरेट हो रहा है तो डीएनए चार्ज के बेस पे सेपरेट नहीं होगा क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इफ इट हैड बीन प्रोटीन तो हम कह सकते हैं इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव बेस्ड ऑन द पीएच। बट डीएनए के केस में जो सेपरेशन होता है वो बेसिकली हमारा साइज के बेस पे होता है। तो सेपरेशन डिपेंड करता है हमारा साइज इन केस ऑफ डीएनए। अदरवाइज जनरल रूटीन देखा जाए तो साइज, शेप एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जेल की परसेंटेज कितनी है और टेम्परेचर कितना है। तो अब एग्रोस इज बेसिकली एज आई टोल्ड यू इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ अगार। एग्रोस जेल कैसे बनती है, एग्रोस इज बेसिकली हमारे पास 3D एक जेल मैट्रिक्स होता है। जेल इज नथिंग, जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं हमारे पास जेली होती है, जाम होती है, इस टाइप के कंपोनेंट को हम जेल कहते हैं। तो ये वैसे ही उस टाइप का हमारा जेल का टेक्सचर होता है। तो इट फॉर्म्स अ 3D मैट्रिक्स ऑफ हेलिकल एग्रोस मॉलिक्यूल्स। तो एग्रोस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और एक 3D मैट्रिक्स बनाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक इस तरीके का पोर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पोरस होता है, बहुत माइन्यूट पोर होते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज अ सीव, जैसे कि हमारी छन्नी होती है जिसमें से हम कुछ चीज़ पास कर सकते हैं, कुछ चीज़ पास नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, जनरली एग्रोज जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। हम उसको बफर में डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं एंड एग्रोस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जब हम उसको कूल करते हैं और पोर कर देते हैं तो वो सॉलिडिफाई होके ऐसा मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब एग्रोस के की फैक्ट्स क्या है, तो एग्रोस के की फैक्ट्स से सबसे पहले हम जब एग्रोस का जेल बनाते हैं, जेल का परसेंटेज बहुत मैटर करता है। जेल परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा पोर साइज कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जेल है 1% और मेरे पास जेल है 4%, 1% जेल में एग्रोस कम यूज़ हुआ यानी कि 1 ग्राम इन 100 ml। तो इसमें हमारा पोर साइज ऐसे याद रखेंगे कि एग्रोस कम हुआ तो इसमें हमारा जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है। और जब हम 4% की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एग्रोस है, बहुत डीप, और बहुत हमारे जो नेटवर्क हैं, जो इसके बॉन्डिंग्स हैं वो बहुत ही क्लम्प हो जाते हैं, तो हमारा पोर साइज छोटा हो जाता है। तो हायर द परसेंटेज ऑफ एग्रोस, स्मॉलर द पोर साइज, लोअर द परसेंटेज ऑफ एग्रोस, हायर द पोर साइज। जनरली लैब में हम 0.7 से 1% तक का एग्रोस जेल टिपिकली यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट लार्ज है, मान लो 10 kb है, 12 kb है, तो हम लो परसेंटेज का जेल यूज़ करते हैं। लो परसेंटेज के जेल में हमारे
जो पोर्स होंगे वो बड़े होंगे, डीएनए विल बी एबल टू पास। और जब हमारा डीएनए का साइज छोटा है तो हम हाई परसेंटेज का जेल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो नेटवर्क है, जो सीव है, वो बहुत छोटा होगा, सो दैट स्मॉल डीएनए कैन पास। अब दोनों परसेंटेज के जेल्स में एक एनॉमली होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम लार्ज परसेंटेज का जेल बनाते हैं, जैसे अगर मैंने 4% का जेल बनाया तो दैट जेल इज़ वेरी ब्रिटल। जैसे मैंने 4% का जेल बनाया, वो इतना ब्रिटल होता है कि जैसे ही मैं उसको बफर डालूंगी, हीट करूंगी, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और वही अगर मैं लो परसेंटेज का जेल बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 0.5% का या 0.4% का जेल बनाया फॉर अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, फॉर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, वो जेल बहुत ही फ्रेजाइल होता है, या उसको जब टच करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जेल का परसेंटेज बहुत मैटर करता है हमारे डीएनए के साइज़ पे। तो जब भी हम जेल बनाते हैं, डिपेंड करता है कि हमने डीएनए का कौन सी रेंज ले रहे हैं, कि हम 1 kb का डीएनए ले रहे हैं या हम 10 kb का डीएनए ले रहे हैं, हमारे डीएनए की रेंज क्या है, तो उसके बेसिस पर हम जेल परसेंटेज अपना डिसाइड करते हैं। अब हमने एगरोस का जेल बनाया, जैसे कि मैंने एक सेटअप दिखाया था अभी इनिशियली। एगरोस का जेल बनाया, जेल में टैंक में डाला इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें मैंने बफर डाल दिया, इसमें डीएनए को लोड कर दिया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट से डीएनए मूव करा, हमारा नेगेटिव की तरफ आया, और अपने साइजेस के अकॉर्डिंग डीएनए का माइग्रेशन होगा। जो स्मॉल है वो नीचे फटाफट आ जाएंगे, जो बड़े हैं वो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे। अब डीएनए जेल में माइग्रेट कर गया, हमें तो जेल दिख रही है, हमें कैसे पता डीएनए कहाँ है? तो डीएनए की विजिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, डीएनए की विजिबिलिटी के लिए इस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr डाला जाता है। ETBr स्टैंड्स फॉर इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको हम ETBr कहते हैं। ETBr इज़ अ वेरी वेल नोन कार्सिनोजेनिक विच कैन कॉज कैंसर। तो ETBr की हैंडलिंग बहुत ही केयरफुली होती है लैब में। ETBr क्या करता है कि जब हम जेल में इसको डाल देते हैं, तो जब हमारा जो डीएनए होता है, ये डीएनए के बेसिस के बीच में इंटरकैलेट कर जाता है, और जितना डीएनए होगा उतना ETBr होगा। और फिर हम ETBr यूवी लाइट में जब हम उसको देखते हैं, तो बिकॉज ऑफ ETBr वो फ्लोरेस करता है। तो जहाँ जहाँ हमारा डीएनए होगा, जैसे हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा मार्कर है, ठीक है, नोन साइजेस का, तो हम बिकॉज ऑफ ETBr डीएनए विजुअलाइज करते हैं। बिकॉज ऑफ ETBr हम डीएनए क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि डीएनए का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ETBr स्टैक करेगा, और उतना ज़्यादा हमें बैंड शार्प दिखेगा, उतना ज़्यादा हमें बैंड इंटेंस दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। जनरली इसके लिए हम बफर्स यूज़ करते हैं, TAE या TBE। TBE का जो हमारा कंपोनेंट होता है ट्रिस बोरिक एसिड एंड EDTA, एंड TAE का कंपोनेंट होता है ट्रिस ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड EDTA। जनरली दोनों बफर यूज़ किए जाते हैं, बट द थंब रूल सेज कि TBE इज़ अ गुड चॉइस जब हम स्मॉल DNA फ्रैगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एंड TAE इज़ अ गुड चॉइस व्हेन वी आर वर्किंग विद द लार्ज DNA फ्रैगमेंट्स, या फिर हम क्लोनिंग के पर्पज से काम कर रहे हैं। अब सेकेंड टाइप की हमारी जेल आती है, ये थी हमारी एगरोस जेल। ये जेल हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, हम इसको जब जिसमें कास्टर में कास्ट करते हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये सेकेंड टाइप की जो हमारी जेल, जो जनरली हम प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम बहुत ही स्मॉल DNA फ्रैगमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी पॉलीएक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेज भी कहते हैं, इसका एक्रोनिम पेज होता है। अनलाइक एगरोस जेल, ये हमारी वर्टिकल होती है, ये हम इसका जो कास्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, इसका कास्टर वर्टिकल होता है। तो जैसे अगर मैं एगरोस जेल की बात करूं, तो एगरोस जेल मेरी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, लेकिन ये जेल जो होगी स्टैंडिंग होगी, तो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हो रही है। अब पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इसमें हमारा एगार और एग्रोस नहीं यूज़ होता है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्राइलमाइड, बिस एक्राइलमाइड, टिमिड एंड APS।
अब इसका लॉजिक हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट हमें कॉन्सेप्ट और लॉजिक को थोड़ा सा माइंडफुली ग्रास्प करना है. एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड, जैसे उसमें ETBR हमारा कार्सिनोजेनिक होता है, वैसे ही पेज में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि पाउडर फॉर्म में ये दोनों चीज़ें हमारी न्यूरोटॉक्सिन होती है. Once it is polymerized, then it is safe to use, but powder form में these two components are neurotoxins. तो पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हमारे एक कंपोनेंट होता है एक्राइलामाइड, एक कंपोनेंट होता है बिसएक्राइलामाइड. बिसएक्राइलामाइड हमारा क्रॉस लिंकर होता है. वी कैन सी हेयर कि हमारे पास एक एक्राइलामाइड का मोनोमर होता है, दिस इज एक्राइलामाइड, और एक बिसएक्राइलामाइड का होता है. ये दोनों क्रॉस लिंक करके हमारा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है. अब ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट और होते हैं, एक होता है टिमिड और एक होता है अमोनियम परसल्फेट. एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड हमारे जेल के कंपोनेंट होते हैं. टिमिड को हम कैटलिस्ट कहते हैं और अमोनियम परसल्फेट को हम इनिशिएटर कहते हैं. टिमिड क्या करता है, अमोनियम परसल्फेट के में सल्फेट के फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर देता है, और ये फ्री रेडिकल्स जब क्रिएट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इन कंपोनेंट्स की पॉलीमराइजेशन कराते हैं, और एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड के पॉलीमराइजेशन से हमारा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं क्योंकि ये इसके फ्री रेडिकल क्रिएट करने में इसको एड कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, और इसको हम इनिशिएटर कहते हैं क्योंकि इसके फ्री रेडिकल से हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है. पॉलीक्राइलामाइड जेल बेसिकली हमारे जो होते हैं उसमें एक कंपोनेंट एक्राइलामाइड होता है, एक बिसएक्राइलामाइड होता है. तो इसमें हमारा जेल का जो परसेंटेज है, जैसे एग्रोज का परसेंटेज हम कंट्रोल कर रहे थे 1%, 4%, बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर वेट ऑफ एग्रोज, 1 gram in 100 ml based on the measured weight. यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर we have total monomer concentration, यानी कि percentage T is the concentration of acrylamide and percentage C is the concentration of bisacrylamide. So based on this formula given here, percentage T is G acrylamide, gram of acrylamide plus gram of cross linker divided by total volume into 100, and percentage C is calculated by gram of cross linker divided by gram of acrylamide plus gram of cross linker. तो इसमें बेसिकली बेस्ड ऑन द परसेंटेज T एंड परसेंटेज C, इन दोनों पैरामीटर्स को वेरी करके हम जेल का साइज, जेल के पोर साइज को कंट्रोल करते हैं. कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही होगा कि जब हम लो परसेंटेज का जेल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर द हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स. जब लो परसेंटेज होगा तो हमारे पोर्स बड़े होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल निकल सकता है, और जब हाई परसेंटेज होगा तो हमारा पोर साइज छोटा होगा, तो हमारा मोनोमर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्राइलामाइड ज़्यादा है, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा है, तो उससे हमारा पोर साइज छोटा होगा. तो जब हमारा प्रोटीन का साइज छोटा है तो उस केस में हम हाई परसेंटेज ऑफ जेल को यूज़ करेंगे. एक तरीका और होता है पॉलीमराइजेशन करने का, अपार्ट फ्रॉम केमिकल APS, अमोनियम परसल्फेट की जगह हम राइबोफ्लेविन यूज़ करते हैं. राइबोफ्लेविन इज बेसिकली एक्साइटेड बाय लाइट. लाइट से एक्साइट होने के बाद इट अंडरगोज अ चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन लेता है टिमिड से. तो यहाँ पे हमारा इनिशिएटर APS नहीं है, यहाँ पे हमारा इनिशिएटर राइबोफ्लेविन है. तो राइबोफ्लेविन वंस इट इज एक्साइटेड बाय लाइट, टिमिड कैटलिस्ट का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. उससे क्या होगा, राइबोफ्लेविन हमारा रेडिकल एनायन बन जाएगा, टिमिड हमारा रेडिकल कैटायन बन जाएगा, और दिस विल एक्ट एज नाउ इनिशिएटर टू इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन. तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन APS से हुआ, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राइबोफ्लेविन हुआ, जो कि लाइट से एक्टिवेट हुआ, इसीलिए हमने इसको बोला फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन. नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉलीमेटाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी दो टाइप्स की होती है. एक होती है SDS पेज. SDS बेसिकली क्या होता है, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट. SDS हमने बहुत जगह सुना होगा, इट्स अ डिटर्जेंट.
जो हम डीएनए एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, सेल ब्रेकेज में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिटर्जेंट। ये एम्पीपैथिक होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी होता है। अब एसडीएस को क्यों यूज़ किया जाता है पेज में? जनरली हमें ये पता है कि हमारा प्रोटीन जो है, प्रोटीन विल हैव इट्स ओन चार्ज। हमारा प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, इट्स लाइक दिस। तो उसमें बेस्ड ऑन कितने पॉजिटिव ग्रुप है, कितने नेगेटिव ग्रुप है, बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एंड पीएच, इसका एक लमसम एक चार्ज होता है। तो हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मास। अब हम यहाँ पे चार्ज के बेस पे उसको सेपरेट नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, हम पेज में एसडीएस का यूज़ करते हैं पेज की जेल में। एसडीएस के से क्या होता है, एसडीएस बेसिकली डिटर्जेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि एसडीएस, वन एसडीएस बाइंड्स टू 2 अमीनो एसिड्स। जैसे इसमें अमीनो एसिड 1 है, 2 है, तो उसमें एसडीएस बाइंड कर जाता है। हर 2 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल पर एक एसडीएस का मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है। अब एसडीएस के बाइंड करने से क्या होगा, एसडीएस ने बाइंड करा, एसडीएस के बाइंड करने से ये प्रोटीन हमारा ओपन हो जाएगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नाउ दिस प्रोटीन इज कम्प्लीटली डीनेचर्ड। ये अपने ओरिजिनल 3D स्ट्रक्चर में नहीं है, ये अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आके डीनेचर हो गया है, क्योंकि इस पर एसडीएस ने बाइंड कर लिया है। अब एसडीएस के बाइंड करने से हमारा पूरा प्रोटीन लीनियराइज हो गया, पूरा प्रोटीन ओपन हो गया और पूरे प्रोटीन में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम इसको सेपरेट करेंगे, दिस इज बिफोर एसडीएस एंड दिस इज आफ्टर एसडीएस। अब मैंने जेल में जब प्रोटीन डाला और वो मेरी एसडीएस पेज की जेल है, तो सारे प्रोटीन्स का चार्ज हमारा कॉमन हो गया, बिकॉज नाउ ऑल द प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज बाय द वर्च्यू ऑफ एसडीएस। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमारे सारे प्रोटीन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, और अब जो हमारा सेपरेशन होगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मास, यानी कि मॉलिकुलर वेट। अब चार्ज हमारे पास कॉमन है, जो हायर मॉलिकुलर वेट है वो रिटार्ड करेंगे, जो लोअर मॉलिकुलर वेट है वो जेल के मैश को क्रॉस करके पहले नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन विल मूव फास्टर एंड हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन विल मूव स्लोअर। तो जनरली एसडीएस पेज को हम यूज़ करते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू सेपरेट प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मास और मॉलिकुलर वेट। अब एसडीएस में एक और छोटी सी मॉडिफिकेशन की जाती है, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एसडीएस पेज। रिड्यूसिंग एसडीएस पेज में क्या होता है, यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल बहुत कॉमनली हमने पढ़ा होगा। जब भी बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का नाम आता है, एक चीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए, क्या आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है, इंटरचेन और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। अगर ये प्रोटीन है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो एसडीएस तो इसको डीनेचर कर देगा, लेकिन जो इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इंटैक्ट है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल इनको ब्रेक कर देगा। चाहे वो इंटरचेन हो, मतलब विद इन दो तीन, मतलब विद इन डिफरेंट चेन, या इंट्राचेन यानी कि एक ही चेन के अंडर। सो रिड्यूसिंग एसडीएस, इसमें डिफरेंस ये है कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग द नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन, डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी ब्रेकेज हो जाता है। तो अब इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज ये है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि अगर एक प्रोटीन नॉर्मल जेल पे 100 केडा का है और अगर वो हमारे रिड्यूसिंग एसडीएस पेज पे 25 केडा का है, तो इसका क्या मतलब है। रिड्यूसिंग एसडीएस पेज पे हमने क्या देखा कि ये प्रोटीन इससे 4 टाइम्स कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एसडीएस पेज पे हमने क्या करा था, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल डाला था, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गए थे। इसका मतलब अगर 100 केडा का प्रोटीन इसमें 25 केडा का आ रहा है, इसका मतलब इसके 4 मोनोमेरिक यूनिट थे 25 केडा के। 25 केडा के 1 × 4 इज इक्वल टू 100। तो टोटल प्रोटीन 100 का था, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद
25 केडा पे हमारे बैंड्स आ रहे हैं, तो मतलब कि दिस वाज अ टेट्रामर, इसके 4 मोनोमर्स थे प्रोटीन के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पार्ट बी में आते हैं। अब आता है नेटिव पेज। नेटिव पेज कुछ भी नहीं है, ना इसमें एसडीएस है और ना इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर सेपरेशन हो रहा है वो पूरा डिपेंड कर रहा है हमारे साइज पे, हमारे चार्ज पे, हमारी शेप पे, क्योंकि ना इस पे एसडीएस है जो इसको नेगेटिव चार्ज देगा, ना इस पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है जो इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन का 3D नेटिव स्ट्रक्चर होता है नेटिव पेज पे, वो रिटेन रहता है। तो यहाँ पे वी कैन रिजॉल्व द प्रोटीन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि अगर दो प्रोटीन्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो क्या हम उसको एसडीएस पेज से सेपरेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एसडीएस पेज से ऑलरेडी वो एक ही पॉइंट पर मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और वेट भी सेम हो गया, तो उनका बैंड एक ही जगह पर आएगा। तो ऐसे केस में हम उसको नेटिव पेज पे सेपरेट करेंगे। एक प्रोटीन है, हमें उसके मोनोमर सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा जेल यूज़ करेंगे? उसके लिए हम एसडीएस रिड्यूसिंग जेल यूज़ करेंगे, ताकि उसका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए और हमारे पास डिफरेंट मोनोमर्स आ जाए। तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई दिस नॉलेज। अब एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो नेटिव और एसडीएस पेज में क्या है? नेटिव पेज में साइज, शेप और चार्ज है, एसडीएस पेज में मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कॉमन हो चुका है नेगेटिव। इसमें एसडीएस ऐड नहीं करते हैं, इसमें एसडीएस ऐड करते हैं। जब भी हम जेल में प्रोटीन को लोड करते हैं तो इस केस में हम प्रोटीन को हीट करते हैं ताकि हमारा पूरा प्रोटीन लीनियराइज हो जाए। लेकिन इस केस में हमारा 3D स्ट्रक्चर रिटेन रहता है, तो प्रोटीन को हीट नहीं किया जाता है। नेटिव पेज में हमारा चार्ज जो है, आई थिंक दिस इज समवट इनकरेक्टली रिटन, दिस शुड गो हेयर, दिस इज हेयर। नेटिव पेज में हमारा चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एसडीएस पेज में हमारा चार्ज विल बी नेगेटिव। दिस इज एन इनएडवर्टेंट एरर, सॉरी फॉर दिस। नेटिव पेज में हमारा चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन एसडीएस पेज में हमारा चार्ज विल बी नेगेटिव। अब पेज की जेल में हमने देखा होगा देयर आर 2 लेयर्स। जैसे एग्रोस की एक कॉमन जेल होती है, पेज की जेल ऐसी नहीं होती है। पेज की जेल में ना हमारे पास 2 लेयर होती है। ऊपर का 1/3 पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैकिंग जेल, और जो नीचे का 3/4 पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग जेल। तो बेसिकली इसमें 2 लेयर्स होती है, स्टैकिंग एंड रिजॉल्विंग। टॉप लेयर को हम स्टैकिंग जेल बोलते हैं और बॉटम लेयर को हम रिजॉल्विंग जेल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इन दोनों लेयर्स का पर्पस ये होता है, दोनों लेयर्स से हमारी जेल की डेंसिटी डिफरेंट होती है, अपर एंड लोअर लेयर की। जो लोअर लेयर की हमारी रिजॉल्विंग जेल है वो थोड़ी ज़्यादा डेंस होती है। अब ये क्यों किया जाता है मैं इसका रीज़न अभी बताऊंगी, बट द की फैक्ट्स आर कि स्टैकिंग जेल का जो परसेंटेज होता है एक्राइलामाइड का वो लो होता है, ये लेस डेंस है। रिजॉल्विंग जेल में हमारा एक्राइलामाइड का परसेंटेज हाई होता है। यहाँ पे हमारा पीएच 6.8 होता है, यहाँ पे हमारा पीएच 8.8 होता है। तो अगर ओवरऑल इसको एक बार देखा जाए तो इट कैन बी लाइक ये हमारा ऊपर का स्टैकिंग जेल है, ये हमारा नीचे का रिजॉल्विंग जेल है, ये लो परसेंटेज है एक्राइलामाइड, ये हाई परसेंटेज है, इसका पीएच 6.8 है, इसका पीएच 8.8 है, और ये हमारा अपर पोर्शन है। तो इसमें हमारे वेल्स होते हैं, तो हम जो अपने प्रोटीन को लोड करते हैं वो हम स्टैकिंग जेल में करते हैं। सो दिस इज द होल पिक्टोरियल कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं स्टैकिंग और रिजॉल्विंग की। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों किया जाता है कि हम स्टैकिंग और रिजॉल्विंग में कर रहे हैं, हम उसको एक ही उसमें क्यों नहीं करते हैं? सो नाउ
इसका मेन रीज़न जाता है टू द ग्लाइसिन। अब यहाँ पे ग्लाइसिन कहाँ से आ गया? जनरली क्या होता है कि जब पेज की जेल हम रन करते हैं तो पेज की जेल में जो बफर यूज़ होता है उसमें हमारा ट्रेस सीएल, जो रनिंग बफर, जो पेज की जेल होती है, हम जो बफर यूज़ करते हैं उसको हम, जैसे हम एग्रोज में कहते हैं TAE या TBE, यहाँ पे जो हम अपना रनिंग बफर यूज़ करते हैं उसमें ट्रेस सीएल होता है और ग्लाइसिन होता है। अब ट्रेस सीएल और ग्लाइसिन का इससे क्या रिलेशन है? इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ग्लाइसिन जो होता है हमारा, जनरली इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, या तो ये कैटाइनिक फॉर्म में होता है या ये एनायनिक फॉर्म में होता है और एक ये ज्विटर आयन फॉर्म में होता है। ज्विटर आयन फॉर्म जब pH कम होता है तो ग्लाइसिन हमारा कैटायन होता है। जब हमारा pH न्यूट्रल होता है तो हमारा ये ज्विटर आयन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल है। और हाई pH पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली नाउ अब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। हमारे रनिंग बफर में क्या था? हमारे रनिंग बफर में ट्रेस सीएल भी है और ग्लाइसिन भी है। रनिंग बफर का pH अराउंड 8.3 होता है, तो 8.3 में हमारा जो ट्रेस होता है इसका चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब क्या होता है, जब हम स्टैकिंग जेल डालते हैं, स्टैकिंग जेल में जैसे ही हमारा बफर आ रहा है तो बफर में क्या है? Cl माइनस है ट्रेस सीएल के और ग्लाइसिन है। अब यहाँ पे हमारा pH क्या है? 6.8 है और यहाँ पे हमारा pH रिजॉल्विंग में 8.8 है। अब क्या होता है, हमने रनिंग बफर डाला, जेल बनाई, स्टैकिंग, रिजॉल्विंग, ऊपर हमारे पास वेल्स होती है, वेल्स में हमने अपना लोडिंग डाई के साथ अपना हमने सैंपल लोड कर दिया प्रोटीन का। अब क्या होता है, सबसे पहले जब हमारा प्रोटीन जाएगा, बिकॉज ऑफ pH 6.8 यहाँ पे जो हमारा ग्लाइसिन है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में होगा, इसका मतलब ग्लाइसिन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्लाइसिन भी गया, बफर का क्लोराइड आयन भी गया और हमारा प्रोटीन भी गया। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोराइड आयन तो हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा और ग्लाइसिन हमारा यहाँ पे ज्विटर आयन स्टेट में है तो ये न्यूट्रल हो गया। तो हमारा क्लोराइड लीड करेगा और ग्लाइसिन ट्रेल में रहेगा और हमारा प्रोटीन इनके बीच में सैंडविच हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वी हैव द pH 6.8 जो क्या कर रहा है, वो pH 6.8 ग्लाइसिन की मूवमेंट को स्टॉल कर रहा है। तो ऐसे समझेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर हमारा प्रोटीन है और प्रोटीन के ऊपर हमारा ज्विटर आयन की फॉर्म में ग्लाइसिन है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोटीन जो है वो सैंडविच हो गया क्लोराइड और ग्लाइसिन के बीच में। तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज स्टैकिंग जेल, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटीन को स्टैक कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं, प्रोटीन को हमने सैंडविच कर दिया है ताकि सारे प्रोटीन्स, क्योंकि दिस इज अ वर्टिकल जेल, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रोटीन्स एक ही लाइन में आ जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके बाद जब स्टैकिंग जेल क्रॉस होती है और रिजॉल्विंग जेल पे हमारा ये पूरा सैंडविच हिट करता है, तो रिजॉल्विंग जेल पे हमारा pH 8.8 है। 8.8 पे ग्लाइसिन हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और वो अपना निकल जाएगा आगे। क्लोराइड तो पहले ही निकला हुआ था, ग्लाइसिन प्रोटीन के पीछे जो उसको शील्ड कर रहा होता है, अब उसका चार्ज चेंज हो चुका है, वो नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो वो भाग जाएगा पॉजिटिव की तरफ और बच गया हमारा बेचारा प्रोटीन। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, तो स्टैकिंग के बाद जो भी हमारा सेपरेशन हो रहा है दैट इज कोरली ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट फास्ट मूव करेंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट स्लो मूव करेंगे और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर वेट इनके बीच में मूव करेंगे। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब मैं बोलूँ कि अगर मैं जेल बना रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, कि मैंने रिजॉल्विंग बनाई और स्टैकिंग नहीं बनाई, इससे क्या होगा, इससे हमारे जो प्रोटीन्स हैं दे विल नॉट कम एज शार्प बैंड्स, दे विल कम एज स्मीयर्स, क्योंकि यहाँ पे
मेन कॉन्सेप्ट यही है कि प्रोटीन को सैंडविच कराना सो दैट ऑल द प्रोटीन्स कम इन द सेम लेन एंड सेम लाइन, और नीचे जाके हमारा पीएच बढ़ता है और नीचे जाके हमारा जेल डेंस होता है, तो प्रोटीन का जो सेपरेशन हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट हो रहा है, तो वी विल हैव क्लीन एंड द शार्प बैंड्स। तो इसीलिए पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमेशा कंसिस्ट ऑफ अ बाइफोकल जेल। इसमें हमारे दो टाइप्स के जेल होते हैं, स्टैकिंग एंड रिजॉल्विंग। क्लियर? अब एक और हमारे पास मेथड आता है सेपरेशन का, जिसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। हमने देखा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने सेपरेशन किसके बेस पर करा, हमने सेपरेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ द मास, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है, एग्रोस की जेल थी। हमने एसडीएस पेज में देखा नेटिव में जो सेपरेशन हो रहा है वो साइज टू मास टू चार्ज के बेस पर हो रहा है, शेप, साइज, चार्ज, मास, सब कंपोनेंट्स के बेसिस पर प्रोटीन का माइग्रेशन हो रहा है। नेटिव पेज में हमने ये देखा, एसडीएस पेज में हमने देखा कि सारा प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो गया एसडीएस की वजह से, तो जो भी हमारा सेपरेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ साइज के बेस पर हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक और तरीका यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसमें प्रोटीन का जो सेपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। पीआई इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई इज बेसिकली वो पीएच जिस पे प्रोटीन का नेट चार्ज जीरो हो। जिस पीएच पे प्रोटीन का नेट चार्ज जीरो हो उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जनरली क्या होता है, जब पीएच पीआई से लेस होता है तो पीआई क्या होता है? पीआई वो पीएच है जिस पे हमारा चार्ज ज़ीरो है। ठीक है, जिस पीएच पे हमारा चार्ज ज़ीरो है उसको हम बोलते हैं पीआई। उसको हम बोलते हैं पीआई। सो पीआई से बिलो जो पीएच होता है इस पे हमारा चार्ज पॉजिटिव होता है, और पीआई से अबव जो पीएच होता है इस पे हमारा चार्ज नेगेटिव होता है। इसकी फैक्ट को समझते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले पीआई जिस पे चार्ज ज़ीरो है, पीआई अपने आप में कोई टर्म नहीं, पीआई पीएच ही है, वो पीएच जिस पे चार्ज ज़ीरो है उस पीएच को हम पीआई बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब बिलो दिस जिस पे चार्ज ज़ीरो है, इससे बिलो वाले सारे पीएच पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा और इससे अबव वाले सारे पीएच पर चार्ज नेगेटिव रहेगा। पीआई पे क्योंकि हमारा चार्ज ज़ीरो है तो पीआई एक ऐसा पीएच है जिस पे हमारा प्रोटीन हो गया न्यूट्रल, और प्रोटीन हमारा न्यूट्रल हो गया तो ना वो कैथोड की तरफ जाएगा ना वो एनोड की तरफ जाएगा, तो इसी के बेसिस पर हम सेपरेशन करते हैं। तो मेन प्रिंसिपल इज हम यहाँ पे दो प्रोटीन्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसके अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होने से क्या होता है, यहाँ पर हम उसके बेसिस पर प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे। तो जनरली इसमें क्या किया जाता है, प्रोटीन का यहाँ पर एक हमारा पीएच का ग्रेडियंट होता है, फॉर एग्जांपल पीएच 3 to 12। यहाँ पे हमने अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो ये पीएच का ग्रेडियंट चल रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अपना जेल में डाला। अब जो हमारा प्रोटीन है मूव करेगा, मूव करते करते प्रोटीन का जो भी पीआई है बेस्ड ऑन इट्स पीआई, जहाँ पे उसका चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, मान लो एक प्रोटीन का पीएच 6 पे चार्ज ज़ीरो होता है, एक प्रोटीन का पीएच 4 पे चार्ज ज़ीरो होता है, जिस पीएच पे भी प्रोटीन के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, नलीफाई हो जाते हैं और टोटल न्यूट्रल हो जाता है, वहाँ पे वो प्रोटीन हॉल्ट कर जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है। मूव कर रहा है, मूव करते करते पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज है, चलते चलते एक पॉइंट आया जहाँ पे इस पे चार्ज ज़ीरो हो गया, अब वो न्यूट्रल हो गया तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसी तरीके से हमारे सारे प्रोटीन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल इज वी आर सेपरेटिंग द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। Proteins get immobilized in the respective pH gradient while approaching their PI and proteins are migrated through the immobilized PI gradient. तो जनरली इसमें ना दो तरीके से होता है, एक तो इसमें हमारे पास एक एम्फोलाइट्स करके एम्फोलाइट
कैरियर होते हैं जिसमें हमारे पास पॉलीकेटायनिक और पॉली एनायंस का मिक्सचर होता है। पॉलीकेटायंस और पॉली एनायंस को जब हम मिक्स करते हैं और एक वोल्टेज पे पास करते हैं, एक वो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो ये हमारे पॉलीकेटायंस और पॉली एनायंस डिफरेंट पीएच के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने पीएच। तो इससे हमारा पीएच ग्रेडियंट बन जाता है। और दूसरा, इसके लिए एक स्ट्रिप भी आती है जिसको हम पीएच ग्रेडियंट स्ट्रिप कहते हैं। तो बेसिकली हमने प्रोटीन को डाल दिया है डिफरेंट पीएच ग्रेडियंट पे। जिस पर्टिकुलर पीएच पे जाके प्रोटीन का चार्ज 0 हो जाता है, वो प्रोटीन अपने अपने पीआई पे स्टॉल कर गया और यहाँ पे हमारा सेपरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। ना यहाँ पे चार्ज के बेस पर हुआ, ना यहाँ पे मास के बेस पर हुआ, ना यहाँ चार्ज टू मास रेशियो के बेस पर हुआ, बल्कि यहाँ पे हमारा सेपरेशन हुआ पीआई के बेस पर। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस तरीके में यूज़ किया गया टू यूज़ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम दो मेथड्स, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को और SGS पेज को, दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं एंड देन वी कॉल इट एज 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक या तो पीएच ग्रेडियंट की स्ट्रिप होती है या एम्फोलाइट का पीएच ग्रेडियंट होता है, जिसमें हम प्रोटीन को लोड कर देते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन जाते हैं और जब प्रोटीन अपने अपने पीआई पे स्टॉल हो गए, अब इस स्ट्रिप पर हमारे पास प्रोटीन का पहला सेपरेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। अब इस प्रोटीन को अगर हमें सेपरेट करना है, फर्दर सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को लेकर हम SDS जेल में रख देंगे। SDS जेल में हम यही सेपरेटेड जो फर्स्ट लेवल ऑफ हमारी सेपरेशन हुई है, उसको हम सेकेंड लेयर ऑफ सेपरेशन करेंगे, जो हमारा SDS पेज होगा। अब हम SDS पेज में सेपरेट करेंगे, तो पहले सेपरेशन हो गया पीआई के बेस पे, अब सेपरेशन हो गया मॉलिक्यूलर मास के बेस पे। तो यहाँ पे हमारा, इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि एक डायमेंशन में हमारा पीआई के बेस पे हुआ, फिर हमने इसको दूसरे एंगल पर रखा और हमने SDS पेज रन करा, तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन हो गया मास के बेस पे सेपरेट। तो अब क्या हुआ हमारा, दिस इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को भी यूज़ करते हैं और SDS पेज को भी यूज़ करते हैं टू सेपरेट द प्रोटीन्स। So this is all about the electrophoresis and gel electrophoresis, and इसके key facts जो हमें याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, रिकॉलर सबसे पहले एक था हमारा एगरोस, जिसको हमने DNA के लिए यूज़ किया था। एगरोस का परसेंटेज मैटर करता है, लो परसेंटेज ऑफ जेल में हम हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन सेपरेट करते हैं और हाई परसेंटेज ऑफ जेल में हम लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन सेपरेट करते हैं। इसमें बफर कौन सा यूज़ होता है, TAE और TBE। एग्रोज हमारा किससे बनता है, सीवीड से बनता है, एग्रोबायोस से। दिस वाज अबाउट एग्रोज, और इसमें हम सेपरेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मास DNA का। दूसरा हमने पढ़ा पेज, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एक था हमारा नेटिव, एक था हमारा SDS और थर्ड था हमारा रिड्यूसिंग SDS। तो नेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, SDS में सारा प्रोटीन नेगेटिव हो गया, तो सेपरेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ मास। और रिड्यूसिंग SDS में हमारा SDS भी है और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी है, तो हमारा इसमें प्रोटीन मास के बेस पे भी सेपरेट होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगे एंड हमारा प्रोटीन जो पॉलीमेरिक होता है वो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 थे हमारे पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास 2 होती है, स्टैकिंग और रिजॉल्विंग जेल, जिसमें हमारे पास pH 6.8 होता है स्टैकिंग में, रिजॉल्विंग में pH 8.8 होता है, और इसके बेसिस पर हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। इसके बाद हमने एक टेक्निक पढ़ी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसमें हमारा सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है,
पीआई के बेस पर हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें हम प्रोटीन को एक पीएच के ग्रेडियंट में डाल देते हैं और प्रोटीन हमारा जो भी पीएच पे उसका चार्ज 0 है वहाँ पे जाके स्टॉल कर जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बाद हमने क्या पढ़ा, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने पहला सेपरेशन किया आईईएफ के अकॉर्डिंग, फिर आईईएफ के बाद सेपरेशन हमने उसका कर दिया मास के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का, डीएनए का और चार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू।